अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं असर्शंस की, स्पेशली बैलेंस शीट असर्शंस की। मगर सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ असर्शंस। असर्शंस इन सिंपलेस्ट टर्म्स मैनेजमेंट के दावों को हम कहते हैं। क्या क्लेम मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट में किया हुआ है, राइट। टोटल 6 असर्शंस हैं बैलेंस शीट की, जिसको ऊपर ऑडिटर ने रिस्क को मिटिगेट करना है, राइट। सो लेट्स सी। फर्स्ट असर्शन है कंप्लीटनेस की, यानी कि मैनेजमेंट ने दावा किया हुआ है कि जितने भी रिकॉर्ड चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यही कंप्लीटनेस का मतलब है। मगर हम कैसे मान लें एज एन ऑडिटर कि जो मैनेजमेंट दावा कर रही है क्या वो सही है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंप्लीट बुक्स को चेक करना है तो आपने जाना है फ्लोट शीट। इसका मतलब है कि आपने जो बाहर चीज़ें हैं उनसे सैम्पल बेसिस पे चेक करना है कि क्या वो बुक्स में मौजूद हैं या नहीं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हीकल्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। गराज में कार्स खड़ी हुई हैं और हमने सैम्पल बेसिस पे कुछ कार्स को चूज़ किया और हमने देखा कि क्या वो बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सेक्शन में व्हीकल्स के अंदर वो कार्स आ रही हैं या नहीं आ रही। यानी कि अगर वो कार्स मौजूद हैं तो उन्हें रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो बुक्स कंप्लीट होंगी। यानी कि हम फ्लोट शीट गए, यानी कि जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस होए उसकी, उससे हम रिकॉर्ड्स की तरफ गए कि वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो चीज़ कंपनी की है वो रिकॉर्ड में आनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ कंप्लीटनेस। सेकेंडली, एग्जिस्टेंस का दावा। अब यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर कंपनी ये दावा कर रही है कि जो चीज़ रिकॉर्डेड है वो एग्जिस्ट भी करती है, वो बोगस नहीं है, वो फिक्टिशियस नहीं है। हमने यूं ही एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं किया हुआ। जो चीज़ लिखी है वो है मौजूद। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेंट्री। आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि वो इन्वेंट्री जो अभी तक बिकी नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर में बिकेगी, राइट। सो आपने ये दावा तो कर लिया कि इतनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास अभी, मगर वो वेयर हाउसिंग में मौजूद भी है या नहीं, आपने एज एन ऑडिटर चेक करना है। कैसे? आपने सैम्पल बेसिस पे जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड की गई है उससे आप सैम्पल बेसिस पे चूज़ करें और आप जाके देखें कि वो जो इन्वेंट्री है वो मौजूद है या नहीं, या चोरी हो चुकी है या है ही नहीं। हमने कंफर्म करना है, राइट। इसी तरीके से आपने अगर व्हीकल्स रिकॉर्ड की थी तो आप व्हीकल्स जाके देखें कि जो क्लेम कर रही है कंपनी कि हमारे पास बुक्स में इतनी व्हीकल्स हैं, क्या वो मौजूद भी हैं या नहीं हैं, या तबाह हो गई, सेल कर दी। मौजूद होनी चाहिए तभी आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, अदरवाइज नहीं, राइट। सो एग्जिस्टेंस इज़ अनदर क्लेम बाय द मैनेजमेंट। फिर आपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का क्लेम किया है, यानी कि जो चीज़ भी बैलेंस शीट में हम दिखा रहे हैं, चाहे डेटर्स हैं, चाहे एसेट्स हैं, चाहे लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब हमारी हैं। अगर एसेट है, यानी फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का जो टाइटल डीड है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। उस बिल्डिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन है लीगल, वो आपके नाम पे होनी चाहिए, तभी आप कंफर्म करेंगे कि जी हाँ, ये जो बिल्डिंग आपने रिकॉर्ड की है ये आप ही की है। अदरवाइज़
आपके पास राइट नहीं है इस बिल्डिंग का, तो फिर आपने अपना एसेट क्यों इसको लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपके पास जो डेटर का पैसा आना है, आप ये क्लेम कर रहे हो कि ये हमारी जो है वो एसेट है, क्योंकि हमने ये रिकवर करना है और हमारे पास पैसा आएगा, तो फिर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजें डेटर की तरफ। आप उनसे पूछें कि क्या आपको इस कंपनी को इतने पैसे देने हैं। अगर वो कहता है जी हाँ मुझे देने हैं, तो फिर ये आपका राइट है उस डेटर पे, उसके पैसे के ऊपर, एंड देन यही आपका एसेट है। अदरवाइज हाउ कैन वी कंफर्म। तो जो चीज़ आपकी बैलेंस शीट में आ रही है वो आप ही की होनी चाहिए। फिर हमारे पास एक और क्लेम है वैल्यूएशन का, यानी कि मैनेजमेंट कह रही है कि जो चीज़ जितनी है उतनी ही हमने रिकॉर्ड की है, हमने किसी को ओवर स्टेट नहीं किया, अंडर स्टेट नहीं किया। मसला सबसे बड़ा आता है इन्वेंट्री का। IAS 2 कहता है यू हैव टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ NRV और कॉस्ट, राइट। NRV आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जो इस टाइम पर उस इन्वेंट्री की वैल्यू है। मसला टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ आता है। यूजुअली टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फॉर इंस्टेंस मोबाइल फ़ोन्स, अपडेट होते रहते हैं, और जो पुराने मोबाइल्स हैं उनमें फ़ीचर्स पुराने होते हैं, उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहती, वर्थ उतनी नहीं रहती। जो न्यू आता है वो महंगा बिकता है, पुराने वाले आपको डिस्काउंट प्राइस पे बेचने होते हैं। सो NRV उनकी गिर चुकी होती है। आपने शायद उनको ख़रीदा हायर प्राइस पे हो, लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं रोज़ रोज़, तो जो आपकी पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो पुराने मॉडल्स पड़े हुए हैं, अब वो उतने पैसे में नहीं बिकेंगे। अब उनकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, आज जो वैल्यू है उसकी गिर चुकी है। आपको IAS 2 कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट NRV, राइट। तो अगर आपने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर आपने ये गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमने एज एन ऑडिटर चेक करना है कि जो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया है वो राइटली रिकॉर्ड किया है, वो फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को करते हुए रिकॉर्ड किया है या ऐसे ही रिकॉर्ड किया हुआ है, राइट। सो आपने एविडेंस हासिल करना है, आपने डैमेज ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को देखना है, उसकी वैल्यू मार्केट से पूछनी है, नेक्स्ट ईयर कितने पे सेल हुआ है उसको देखना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जिस वैल्यू पे रिपोर्ट किया हुआ है उस पे सेल हो भी रही है नेक्स्ट ईयर में या नहीं हो रही, राइट। क्योंकि ऑडिट आपके ईयर एंड पे होती है, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका होता है, राइट। अप्रैल में आपको रिपोर्ट देनी होती है, 3-4 महीने आपके पास होते हैं। सो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि किस वैल्यू पे इन्वेंट्री सेल हो रही है। सो यू कैन हैव द एविडेंस अवेलेबल, राइट। सो वैल्यू का क्लेम है। इसी तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन का क्लेम है, यानी कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं पर हमने क्लासिफाई की हुई है। करेंसी ऑफ आइटम्स का मतलब होता है करंट और नॉन करंट, यानी कि जो एसेट करंट में आना चाहिए वो करंट में हो, जो नॉन करंट में है वो नॉन करंट में हो। इसी तरीके से लायबिलिटीज़, जो करंट लायबिलिटीज़ है उनको करंट में हमें रखना है, जो नॉन करंट है उनको नॉन करंट में रखना है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास फाइनेंशियल रेशोज़ होते हैं। आपने करंट रेशो का नाम सुना होगा। करंट रेशो एक ऐसा रेशो है जो कि बैंक्स जब भी आपको लोन देती हैं तो वो आपसे ये क्लेम करती हैं कि आप कुछ रेशोज़ को एक हद तक रखें, राइट। इंडेंचर होता है, तो अगर आप उन रेशोज़ को ब्रीच करेंगे, यानी कि वो ऊपर हो जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर जो है वो इंसॉल्वेंसी का जो है वो थ्रेट आ जाता है। सो कंपनीज़ क्या करती हैं, वो जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको नॉन करंट में रख देती हैं, या फिर जो रख देती हैं। सो इससे क्या होता है, आपका जो रेशो है वो अच्छा दिखने लगता है, आप बच जाते हो। सो इसीलिए क्लासिफिकेशन का जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप क्लासीफाई सही से करें, राइट।
इसी तरीके से कैपिटलाइज जो आइटम्स होने हैं उनको कैपिटलाइज होना चाहिए, वो एसेट में आने चाहिए, उनको एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने IAS थ्योरी 8 का एग्जाम्पल लिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देखिए रिसर्च स्टार्ट होती है, रिसर्च हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें कोई चीज़ बनानी होती है। अब हम फॉर इंस्टेंस वैक्सीन की ज़रूरत थी, हमने रिसर्च की, हमने टाइम ज़ाया किया, पैसा लगाया, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, यानी कि हम डेवलप नहीं कर सकते। जब तक डेवलपमेंट नहीं होती, IAS थ्योरी 8 कहता है, तब तक आप उसको एसेट नहीं तस्लीम कर सकते। आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, किस तरह से एग्जीक्यूट होना है, किस तरीके से डेवलपमेंट होनी है, वैक्सीन किस तरह से बननी है, सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप उसको एसेट तस्लीम करोगे। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपने रिसर्च की है और हासिल आपको कुछ नहीं हुआ तो फिर वो एक्सपेंस ही होता है, राइट। तो जो आपका एसेट बनना है उसको आप एसेट बनाएंगे, जिसको आपको एक्सपेंस बनाना है उसको आप एक्सपेंस बनाएंगे। ये क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस की, राइट। तो इसको आप देख लीजिए। तो यही क्लासिफिकेशन है जो क्लेम कर रही है कंपनी कि हमने सही किया, उसको आप चेक कर लें। इसी तरीके से आपके पास प्रेजेंटेशन का क्लेम है। मैनेजमेंट कह रही है आपको कि हमने सारे डिस्क्लोजर्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने मांगे थे वो हमने दे दिए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देना है। उसमें आपने बताना है कि इस साल की डेप्रिसिएशन क्या है, कितने हमने एडिशंस किए हैं, कितने हमने एसेट्स को डिस्पोज किया है, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपने देनी है। इसी तरीके से कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को आपने डिस्क्लोजर देना है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो इन फ्यूचर होनी होती है, फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है। आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, अब आपको पता है कि अगर केस हारे तो पेनल्टी मिलेगी, मगर चांस हारने का कम है, 50% से कम है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है और इसके लिए आपने डिस्क्लोजर में बताना होता है। अगर आपने नहीं दिया डिस्क्लोजर तो फिर गलत हो जाता है। इसी तरीके से कोई पॉलिसी आपने चेंज करी हुई है, आप अगर फीफो से एफको पे आए हैं तो उसके बारे में आप डिस्क्लोजर देंगे, और फिर जो रेट्रोस्पेक्टिवली आपने बनाए हुए अकाउंट्स उनको भी चेंज करेंगे और उनके बारे में भी डिटेल्स देंगे, राइट। तो ये डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपने डिस्क्लोजर्स जो रिक्वायर्ड हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वो आपने दिए, और ये मैनेजमेंट क्लेम कर रही है। एज एन ऑडिटर आपने चेक करने हैं कि सारे डिस्क्लोजर्स दिए हैं प्रॉपरली या नहीं दिए। दिस इज़ ऑल फॉर द असर्शंस। थैंक यू वेरी मच।